मॉर्निंग। यहाँ पे हम थोड़े इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 6-7 महीने से जो कोरोना के रिलेटेड जो लॉकडाउन हुआ, उसमें बहुत से सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया के गवर्नेंस में और सोसाइटी में। उसमें मैं समझता हूँ बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही इरिवर्सिबल बदलाव आएगा एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में। ये हमारा बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो है, उन्होंने 4 बहुत अहम अमेंडमेंट्स लाए हैं और ऐसे चीज़ों पे लाए हैं जिनका कोई भी चेंज करने से पहले बहुत बड़ी तरीके से बहुत वाइड पब्लिक डिस्कशन होने के बाद ही उनको लाना था। उनको बहुत हेस्टिली जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था तो ऑर्डिनेंस की तरफ, उसका जो इमरजेंसी प्रोविजन है ऑर्डिनेंस का, उसको यूज करके 4 बहुत सीरियस ऑर्डिनेंस आए हैं। 3 नेशनल लेवल पे आए हैं, एक कर्नाटका का लेवल पे हुआ है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। पहले 3 नेशनल चेंजेस को देखेंगे, बाद में कर्नाटका का इम्पोर्टेंट चेंज को भी देखेंगे। मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीकेशन इज एपीएमसी एक्ट। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। चौथा, दो इट इज लिमिटेड ओनली टू कर्नाटका, वो भी बहुत बहुत लॉन्ग लास्टिंग और इरिवर्सिबल चेंज आ जाएगा उसमें। इट इज कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसमें देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ इट सिर्फ फार्मर अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन सोसाइटी भी अफेक्ट हो जाएगा। वो कैसा हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एपीएमसी का प्रॉब्लम समझने में थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन आप लेते हैं, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई फार्मर जिसके पास थोड़ा 1 एकड़ 2 एकड़ खेत है खुद का, और वो एक फूड ग्रेन उगाता है और एक वेजिटेबल उगाता है। मान लीजिए वो ज्वार उगाता है और प्याज उगाता है। इंडियन प्रोडक्टिविटी इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसका जो उपज होता है, प्रोडक्ट होता है, उसका क्वांटम बहुत कम होता है। 1 एकड़ ऑफ ज्वार रिटर्न्स ओनली अबाउट 20 क्विंटल्स ऑफ ज्वार। उसमें इमेजिनिंग दैट ही टेक्स, वो अपना 5 लोगों का एक फैमिली अगर उसके पास है, वो थोड़ा अपने खुद के लिए बचा के रखता है और नेक्स्ट ईयर के सीड के लिए कुछ बचा के रखता है, एंड बाकी का बिटवीन 10 to 15 क्विंटल्स ही टेक्स टू द ट्रेडर। देन बाकी का जो आधा एकड़ या फिर और 1 एकड़ जो लैंड है, उसमें एक वेजिटेबल वो कल्टिवेट करता है, मान लीजिए ऑनियन, प्याज है, एंड ही टेक्स दैट टू द ट्रेडर। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, बहुत सालों से ये जो ट्रेडर है वो मनी लेंडर भी है। उसने उस फार्मर को अपना सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए पैसा दिया होता है। या तो पैसा ही देता है या फिर ये चीज़ों को क्रेडिट पे देता है, ऑन द कंडीशन दैट जब उसका हार्वेस्ट आएगा तो ही विल आइदर सेल इट टू हिम और उसका वो पैसा चुकाएगा। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर को आप एक मोटे तौर पे समझना चाहेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग एग्रीकल्चर फॉर 12,000 ईयर्स। इस धरती पे इंसान 12,000 सालों से खेती कर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अमंग द फर्स्ट साइंस ऑफ ए सिविलाइजेशन। कोई सिविलाइजेशन क्रिएट होता है तो वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटीज इज एग्रीकल्चर। फॉर मोर देन 11,000 ईयर्स एग्रीकल्चर वॉज नॉट रेगुलेटेड। पहला एग्रीकल्चर कायदा जो आया था वो लंदन में आया था,
which is now nearly 900 years old, मान लीजिए 1000 years old. Britain is one of the oldest democracies in the world. वहाँ फर्स्ट वोट जब डाले गए थे when the first Sultanate of Delhi was ruling India in around 1010 1020. उस टाइम में उस टाइम से वहाँ से डेमोक्रेसी चल रहा है. So first, one of the first agriculture acts, which was actually a जमींदारी एक्ट, वहाँ फिefdom बोलते हैं लंदन में, उसको कानूनी मान्यता देना, लीगलाइज करने का एक्ट आया. Similar act was passed by the East India Company in India in 1793, जिसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं. उससे पहले जमींदार were not owners of land, they were only revenue collectors. 1793 के बाद जो भी जमींदार थे, इंडियन हायरार्किकल सोसाइटी में आप समझ सकते हैं कि आफ्टर राजा महाराजा सुल्तान के बाद जो आता था वो लैंड ओनर था, ट्रेडर था. उसके नीचे देयर वर अदर सेक्टर्स. सो 1793 का जो जमींदारी सिस्टम है उसको आप थोड़ा समझेंगे तो आज का जो माहौल है वो आपको समझ में आएगा. इंडिया इन 1793 वॉज नॉट द इंडिया ऑफ 1947. अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक इंडिया का बॉर्डर था. एंड मोस्ट ऑफ व्हाट इज नाउ सदर्न रशिया, वहां तक इंडिया का बॉर्डर. इतने बड़े देश में देर आर ओनली 2000 ब्रिटिश ऑफिसर्स. ब्रिटिश के जो मिलिट्री एंड सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स थे, इतने बड़े देश में, इतने बड़े भूखंड में देर आर ओनली 2000 पीपल. तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे एंड डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन वो नहीं कर सकते थे. इसीलिए वो उन्होंने जमींदार को वहां सब जगह में इंचार्ज बना दिया. जमींदार्स वर सपोज टू कैलकुलेट द क्रॉप वैल्यू एंड लैंड रेवेन्यू, और अपना एक कमीशन रख के दे वर टू डिपॉजिट टू ईस्ट इंडिया कंपनी. वन ऑफ द फर्स्ट फाइट्स अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस वो हुआ 1750 में. आज जहां छत्तीसगढ़ है वहां वो हुआ था लैंड रेवेन्यू के बारे में. इवन इन साउथ इंडिया इन 1820, जहां हम चित्तूर रानी चन्नम्मा की वॉर की बात करते हैं, द वॉर वॉज फॉट बिकॉज ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड क्रॉप रेवेन्यू. नाउ वी विल कम टू मॉडर्न टाइम्स. ये जो होता था, फार्मर जो अपना प्रोडक्ट लेके ट्रेडर के पास जाता था और ट्रेडर उसको पहले ही पैसे दिया होता था, तो अपना सूद के साथ पैसा वापस लेने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही वाज टेकिंग नॉट मनी बट प्रोडक्ट. और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस ट्रेडर डिसाइड करता है, फार्मर डिसाइड नहीं करता. ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, इसको निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस केम अप विथ सीरीज ऑफ एक्ट्स. उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है एपीएमसी का एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का जो एक्ट है. उसके हिसाब से हिंदुस्तान में देयर आर सपोज टू बी 40,000 मार्केट्स इन द कंट्री. लेकिन अब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जिसको हम प्रोग्रेसिव स्टेट बोलते हैं, कर्नाटका जैसा, वहाँ सिर्फ होबड़ी लेवल, होबड़ी बोले तो तालुक से छोटा, ग्राम पंचायत से बड़ा, सिर्फ होबड़ी लेवल में देर आर मार्केट्स. सो कर्नाटका हैज अराउंड 700 बिग मार्केट्स एंड अराउंड 5,000 सब एपीएमसी मार्केट्स. ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं लाइक यूपी, बिहार, जहाँ पे आज भी ग्राम पंचायत एग्रीकल्चर मार्केट्स नहीं है. ये एपीएमसी को बनाया इसलिए देर आर 2 रीजन्स. वन इज अ प्रैक्टिकल रीजन, अनदर इज एन आइडियोलॉजिकल रीजन.
प्रैक्टिकल रीजन ये है कि किसान छोटे छोटे लैंड होल्डिंग रखने की वजह से दे कैन नॉट गेट इनटू कलेक्टिव बार्गेनिंग। सब किसान एकजुट होके ये हमारा प्राइस दे दो नहीं तो हम नहीं बेचेंगे ये नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका लैंड होल्डिंग बहुत कम होता है। अगर वो सब एक ही जगह में आ जाएंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका बिड हो जाएगा, ओपन बिडिंग में ट्रेडर विल बाई द प्रोड्यूस कल्टिवेटेड बाय द ग्रुप ऑफ फार्मर्स। समझ लीजिए चिल्ली फार्मर है, एक चिल्ली फार्मर सिर्फ एक थैला या 2 थैला उगाता है तो ही कैन नॉट गो एंड से दैट ये मेरा प्राइस है ले लो। लेकिन अगर 100 फार्मर हैं सब मिलके 200 थैले उगाते हैं तो वो जाके ट्रेडर को बोल सकते हैं देखो साहब ये मेरा मिनिमम प्राइस है। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंडली, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये हम सबको समझना चाहिए। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट लेकिन फूड इज अ यूनियन सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर और फूड में बहुत फर्क है। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक सम स्टेप्स। स्टेट गवर्नमेंट इज लीगली बाउंड टू क्रिएट एपीएमसीज। पूरे हिंदुस्तान में विलेज, तालुक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इवन सब डिवीजन लेवल में एपीएमसी मार्केट बनाना, एपीएमसी यार्ड बनाना, ट्रेडर्स के लिए सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन देना, फार्मर्स के लिए रिक्रिएशन सेंटर, लेजर सेंटर, पानी की सहूलत, रोड्स एटसेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। दीज आर ऑल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज एनविजन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत लोग बोलते हैं, आप जिसको बात करेंगे आईएएस ऑफिसर्स एटसेट्रा, कि कर्नाटका का जो एपीएमसी एक्ट है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स इन द कंट्री। उसका ये मतलब है कि वो कोई सबसे अच्छा नहीं है लेकिन जितने हैं उसमें अच्छा है। इट मीन्स दैट ऐसे स्टेट्स बहुत हैं जहां मिनिमम सहूलत भी नहीं है, ऐसा एपीएमसी एक्ट है। एपीएमसी एक्ट में बहुत से मसाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर्स का एक क्लिक हो जाता है, एक ग्रुप हो जाता है जो फार्मर्स को डोमिनेट करके अपना ही प्राइस फिक्स करके बहुत कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं। दिस इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वहां वेइंग नहीं होता है। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने न्यूज बनाया था कि ये जो स्क्रैप मेटल डीलर हैं वो कंप्यूटराइज्ड स्केल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वेजिटेबल मार्केट में कंप्यूटराइज्ड स्केल्स इस्तेमाल नहीं करते थे। आज भी बहुत से एपीएम्स में साइंटिफिक वेइंग नहीं होता है। दिस इज सेकेंड। Thirdly, there is party politics in APMC. APMCs are supposed to be non-political. APMC का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वहां कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करे ऐसा लीगल प्रोविजन नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली हर APMC में पार्टी पॉलिटिक्स होता है। सो कोई फार्मर, रूलिंग पार्टी का फार्मर है, उसको प्रेफरेंस मिलता है। जो अपोजिशन पार्टी का फार्मर है, जो उसका सिंपथाइजर है, उसको प्रेफरेंस नहीं मिलता। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। लेकिन अगर यहां प्रॉब्लम है तो पूरे डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है। इलेक्शंस आर अ सॉल्यूशन इन डेमोक्रेसी टू करेक्ट पीरियोडिकल प्रॉब्लम्स बोल के जॉन मैल्कम स्मिथ का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अगले इलेक्शन में उसको सुधारो। सो अगर फार्मर ये समझता है कि मेरा प्रोड्यूस को मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, या कोई ट्रेडर्स अपने लॉबी बना लिए हैं, मेरे खिलाफ वो काम करते हैं, या फिर मिडिल मैन मुझे पैसा देता है, लोन देता है, बाद में उसको वसूल करता है, तो एपीएमसी इलेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर। ये सब प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस करे और प्रो फार्मर लीडर्स को एपीएमसी में वो जिता के लाए, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, हर फार्मर को अपना प्रोड्यूस सिर्फ एपीएमसी में लाके बेचना है, बाहर बेचने के लिए लीगल बैकग्राउंड नहीं है बोल के एक प्रोविजन था।
ये इसलिए बनाया गया था कि अगर ये नहीं होता तो एपीएमसी को वीकन किया जाता था, ट्रेडर्स की लॉबी बढ़ती थी। एग्जिस्टिंग एपीएमसी सेटअप में जो ट्रेडर्स इनको बहुत सताते हैं, अगर एपीएमसी ही नहीं होता या फिर एपीएमसी वीक होता तो ट्रेडर्स का लॉबी बहुत बढ़ जाता था। इस हिसाब से वो करते थे। अब ये एपीएमसी का अमेंडमेंट जो लाए हैं उसमें फार्मर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू सेल इन द एपीएमसी यार्ड। उसका मतलब है फार्मर कहीं भी जाके बेच सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे बीके सिंह, वो उन्होंने कहा है कि इट एम्पावर्स द फार्मर, ये फार्मर को फ्रीडम देता है कि वो कहीं भी जाके बेचे। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दो बातें हैं। वन, देश का कोई भी एपीएमसी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कॉर्पोरेट फार्मर, कॉर्पोरेट ट्रेडर के खिलाफ कंपटीशन कर सके। कोई भी बड़ा, फॉर एग्जांपल डीमार्ट, बिग बाजार, अदानी, अंबानी, टाटास, कोई भी जो फूड इंडस्ट्री में है, कोका कोला, पेप्सी, हिंदुस्तान का अर्लीस्ट फूड इंडस्ट्री मेजर्स वर कोका कोला एंड पेप्सी, क्योंकि वो चिप्स बनाते थे, वहां पोटैटो और चिल्ली का होलसेल खरीदारी करते थे और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते थे। सीड इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल जो बीटी कॉटन का सीड है एंड अदर इंप्रूव्ड वैरायटी का सीड है, दोज इंडस्ट्रीज, देयर आर मेजर कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इन सब के आगे टिकने वाला हिंदुस्तान का कोई भी एपीएमसी उतना स्ट्रांग नहीं है। दिस इज नंबर वन। सेकेंडली, नए एक्ट में एपीएमसी में टैक्स कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। हिंदुस्तान का सिटीजन का ये मेंटालिटी है कि जहां टैक्स नहीं है वो वहां कारोबार करता है, जहां टैक्स है बिकॉज उसका खर्चा बढ़ता है वो वहां नहीं जाता है। आज भी जीएसटी आने के बाद भी आज भी यहाँ पे सेकंड मार्केट है, ग्रे मार्केट है, जहां लोग टैक्स चुराते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आप दो मार्केट यार्ड बनाएंगे, और आजकल ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो एपीएमसी के बिल्कुल सामने जमीन खरीद रहे हैं कि वो प्राइवेट मंडी बनाए। दो मंडी रहता है किसान के सामने, इस एक में टैक्स है, एक में टैक्स नहीं है, तो आसानी से बिना टैक्स के मंडी में जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उसको थोड़ा एपीएमसी में से ज्यादा रेट भी मिले, लेकिन वो बहुत दिन की बात नहीं है। दिस इज नंबर वन। सेकेंडली, एपीएमसी इज अ ट्रांसपेरेंट मेथड, वहां सबके सामने बिड होता है। प्राइवेट कंपनी में अगर 10 फार्मर जाएंगे, हर रेक का सामान अलग से तोला जाएगा, हर रेक का ग्रेडिंग और पोलिंग बोलते हैं उसको, क्वालिटी असेसमेंट अलग से होगा। एक आदमी को ज्यादा पैसे मिलेंगे, एक आदमी को कम पैसे मिलेगा। और प्राइवेट कंपनी क्वालिटी के पैरामीटर के नाम पे या क्वारंटाइन के नाम पे किसी का माल भी रिजेक्ट कर सकता है और उसके खिलाफ वो अपील नहीं जा सकता एपीएमसी। और एपीएमसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी गवर्नमेंट किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रेट गिर जाता है तो गवर्नमेंट आके खरीदता है लोगों से, वो एपीएमसी यार्ड में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक में अभी 3 पल्सेस का रेट का प्रॉब्लम चल रहा है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और सोया। ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम एपीएमसी में खरीदा जा रहा है, सोया एपीएमसी में खरीदा जा रहा है और केएमएफ में खरीदा जा रहा है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक रिवॉल्विंग फंड का इस्तेमाल करता है एंड दैट फंड इज बेस्ड ऑन द एमएसपी फॉर्मूला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर्मूला। नए एक्ट में सिर्फ गवर्नमेंट की मंडी में एमएसपी चलेगा, प्राइवेट मंडी में एमएसपी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने एक पेज का ऐड दिया है सेइंग दैट एमएसपी विल कंटिन्यू वेयर? इट विल कंटिन्यू ओनली इन गवर्नमेंट मंडीज। गवर्नमेंट मंडी में अब का जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट इंडस्ट्री की बातें सुनता है, जो कॉरपोरेट बिजनेस की इशारों पे चलता है, वो कल गवर्नमेंट मंडी में जाके एमएसपी देके लोगों का सामान खरीदेगा, ये मैं तो नहीं मानता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2007-8 में
तुअर दाल की, रेड ग्राम की रेट इन दी ट्रेडर होलसेल लेवल was between 9 rupees to 19 rupees. लेकिन नॉन मिल्ड तूर दाल मतलब पूरा स्फेरिकल तूर दाल की प्राइस द सेम ईयर was between 100 rupees to 120 rupees. तो 10 गुना ज्यादा मुनाफा करने की जो इनकी आदत है, जब when they were not organized, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उसमें पैसा नहीं लगाते थे, तब भी वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे. एटलीस्ट तब क्या था, एक अपील था कि स्टेट गवर्नमेंट जाके एमएसपी देके वो खरीदता था. देयर इज अ स्टडी बाय कर्नाटका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेइंग दैट कोई भी डिस्ट्रिक्ट में मेजर क्रॉप कुछ है, उसका प्राइस गिर रहा है, तो इफ गवर्नमेंट बाइज 10% ऑफ द प्रोड्यूस फॉर लास्ट 3 years एवरेज प्राइस के 10% ज्यादा प्राइस से अगर स्टेट गवर्नमेंट खरीदता है तो प्राइसेस विल स्टेबलाइज इन 3 months. ये एक स्टडी है. अगर आप प्राइवेट मंडी को ही बड़ा बना के रखेंगे, गवर्नमेंट मंडी का कोई काम नहीं होता है, एमएसपी विल बिकम इनइफेक्टिव. वन डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट विल स्टॉप प्रोक्यूरिंग फूड एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स. क्योंकि अगर वो प्राइस गिरता है तो उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, बिकॉज एमएसपी इज द स्टैंडर्ड फॉर फॉल इन प्राइस. हम प्राइस फॉल की कब बात करते हैं, व्हेन ओपन मार्केट में एमएसपी से नीचे अगर प्राइस गिरता है तो हम बोलते हैं कि प्राइस गिर रहा है. अगर आपका एमएसपी ही नहीं है, आपको क्या मालूम कितना गिरा? यू कैन से दैट इट इज रिलेटिव. छोटे फार्मर को कम बहुत ज्यादा उसका प्रॉब्लम होता है, बड़े फार्मर को नहीं होता, ऐसा भी आर्गुमेंट हो सकता है. दिस इज वन. इसका रिलेटेड है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज अ वेरी वेरी सीरियस एक्ट. ये 1939 का बंगाल अकाल फेमाइन के बाद आया था. The first act was passed by the British government. Second act was passed by the government of India. इसमें फूड, फ्यूल ऐसे कुछ कैटेगरीज के सामानों को एसेंशियल कमोडिटीज बोल के कराया जाता है. उसमें दो, एक पॉजिटिव एंगल है उसमें, एक नेगेटिव एंगल है. पॉजिटिव एंगल ये है कि Government of India or the state government are duty bound to provide essential commodities to the people, to every resident of the country within reasonable price or free of cost. ये जो हमारा मिड डे मील का स्कीम चलता है लाखों स्कूलों में हिंदुस्तान में बच्चों को खाना खिलाने का, इट इज एन ऑफशूट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 20 एंड 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत हर आदमी को लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो भूखे न मर जाए, वो अपनी इज्जत के साथ जिंदगी जिए. ये जो प्रोविजंस हैं इसके तहत एसेंशियल कमोडिटी एक्ट गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि फूड, वाटर एटसेट्रा, फ्यूल ऐसे कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट लोगों को दे मुफ्त में या कम प्राइस में. मिसेस गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे इवन थिंग्स लाइक सीमेंट वर एडेड टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसलिए उनके ऊपर कंट्रोल रहता था. एनडीए गवर्नमेंट में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से इवन फूड को निकाल दिया है. सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, दे आर आउट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. उसका ये मतलब है अगर कल किसी सिटीजन को गेहूं नहीं मिलेगा, जवार नहीं मिलेगा, राइस नहीं मिलेगा, या फिर प्याज, कोई वेजिटेबल पोटैटो नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव फूड टू द पीपल. दिस इज सेकेंड. नेगेटिव इसमें एक इम्पैक्ट था कि एसेंशियल कमोडिटीज की तरफ से तहत नो ट्रेडर वाज सपोज टू होर्ड फूड ग्रेन. होर्डिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा स्टोरेज करके रखना. एक हिसाब से मान लीजिए एक फैमिली है जो जहां 5 लोग मेंबर हैं,
वो एक महीने में 10 किलो ज्वार खाते हैं। ये फैमिली एक साल में अगर 12 किलो खाती है, 10 साल में 120 किलो खाती है। नो ट्रेडर इज अलाउड टू होर्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, जिससे मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी हो सकता है, या फिर वो ट्रेडर अपनी मनमानी रेट डाल के लोगों को बेच सकता है। आपके एक्सपीरियंस में आया होगा, जब भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की आशंका होती थी, पेट्रोल बंक्स क्या करते थे, ज्यादा रेट से पेट्रोल बेचते थे। अगर कम होता है तो प्राइस रिड्यूस नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमने पुराने प्राइस से खरीदे हैं। अब क्या हो सकता है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट चेंज करने से कोई भी कॉरपोरेट कंपनी को वो इतना अपना वेयर हाउसिंग बढ़ा सकता है कि वो 100 साल के लिए जितना गेहूं अनाज चाहिए वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके स्टोर कर सकता है। 100 साल आपका फूड का प्राइस वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का फार्मर जो है उसके पास स्टोरेज नहीं रहता है। One of the biggest reasons for suicides of farmers, according to MS Swaminathan committee, is lack of rural warehousing. वेयरहाउसिंग में दो टाइप के वेयरहाउसिंग होते हैं, एक ड्राई वेयरहाउसिंग, एक कोल्ड स्टोरेज। ड्राई वेयरहाउसिंग अनाज के लिए होता है, कोल्ड स्टोरेज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स के लिए होता है, मिल्क एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स उसके लिए होता है। अगर आप कोई भी कॉरपोरेट को अनलिमिटेड फूड स्टोरेज की इजाज़त देंगे तो हो सकता है वो पूरे गांव का या पूरे सिटी का जितना कंज्यूमेबल क्वालिटी है एंड क्वांटिटी है उस सब को स्टोर करके 10 साल 20 साल तक स्टोर करके रख सकता है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि अच्छा है, बिकॉज टुमारो देयर विल बी नो स्केर्सिटी। अगर वेयरहाउसिंग अच्छा है, बहुत साल तक वो बिना डैमेज का रह जाएगा। लेकिन द नेगेटिव पॉइंट इज, एक कॉरपोरेट जो बहुत साल का स्टोरेज करके रख सकता है वो अपना ही प्राइस पे उसको बेच भी सकता है। वो ये कह सकता है, देखो मार्केट में और किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। अगर आपको याद होगा, when इल्तुतमिश डॉटर राजिया सुल्ताना was the queen of Delhi, उसके बाद में उसका ऑनर किलिंग हो जाता है। then 9 leaders become the leaders of Delhi। एक दूसरे में झगड़ा लग जाता है। दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज में 5-6 साल तक जंग होता है। then there was a हिंदू ट्रेडर कॉल्ड हेमू। आज भी बहुत से ट्रेडर्स के घर में उसका पोर्ट्रेट होता है, उस लोग उसको भगवान मान के पूजा करते हैं। हेमू ने क्या किया, पूरे गंगा बैंक में, गंगा की नदी के किनारे में जो भी किसान अनाज उगाते थे उन सब से 1-2 साल का एडवांस पैसा देके उसने पूरा अनाज खरीद लिया एंड ही स्टॉक्ड इट इन दिल्ली। हेमू का खाद बोलते हैं उसको, उसका मतलब है फूड ग्रेन्स होर्डेड बाय हेमू। ही सोल्ड देम फॉर 100 times द ओरिजिनल कॉस्ट, और सुल्तान ने खरीदा बिकॉज किसी दूसरे के पास वो नहीं था। ये 1500 की बात मैं बोल रहा हूँ आपको। अब हम 2020 में हैं। अगर हम ये समझते हैं कि एम्पावरिंग ऑफ फार्मर्स इज द एम्पावरिंग ऑफ ट्रेडर्स, वी आर वेरी मिस्टेकन। ट्रेडर्स को एम्पावर करना अलग बात है, फार्मर को एम्पावर करना अलग बात है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। थर्डली, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में 100 साल से है। हिंदुस्तान में भी कुछ जगह पे अभी भी है। यू कैन टेक 3 or 4 एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल कोका कोला और पेप्सी का, जहां पे वो लोगों से पोटैटो खरीदते हैं और चिल्लीज खरीदते हैं। वो चिप्स बनाने के लिए हिंदुस्तान का जो पोटैटो और चिल्ली है उसका चिप्स पूरे लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में बिकता है। आप अगर एक पैकेट चिप्स खरीदते हैं
उसमें कितना ग्राम चिप्स होता है, उसके आप प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन करते हैं तो वो पोटैटो उगाने वाले फार्मर को उसके बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूंग दाल का एक पैकेट जो 10 ग्राम का होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस्ड मूंग दाल ऑफ 10 grams इज नियरली इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ अनप्रोसेस्ड मूंग दाल। एक फार्मर जो मिनिमल प्रोसेसिंग, उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होता, सिर्फ क्लीनिंग, ड्राइंग एंड एडिंग ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइस होता है, फार्मर इज फोर्स्ड टू सेल इट बिकॉज उसके पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती थी कि फार्मर को ज्यादा प्राइस मिले तो दे शुड हैव अलाउड फार्मर्स टू सेट अप माइक्रो एंटरप्राइजेस। गांव के लेवल पे इंडस्ट्रीज हो सकता था जो प्रोसेसिंग करता था, जो वेयर हाउसिंग कर सकता था। दिस इज वन। सेकेंडली, ये बोला जाता है कि ओनली 3 एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया गेट द राइट प्राइस। एक है मिल्क प्रोडक्ट्स, दूसरा है पोल्ट्री, तीसरा है शुगर केन। अगर आप ये तीनों को देखेंगे, दैट इज बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन दीज 3 सेक्टर्स। पोल्ट्री में तो इन हाउस ब्रीडिंग होता है, इन हाउस कल्टीवेशन होता है। जो बहुत बड़ा कंपनी पोल्ट्री का कंपनी रहता है उसके अपने खुद के फार्म्स होते हैं। मिल्क, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज कोऑपरेटिव, देयर इज ऑल्सो कॉर्पोरेट मिल्क। कॉर्पोरेट मिल्क एंड कोऑपरेटिव मिल्क का दोनों का फार्मर्स को दूध वो लेते हैं और उसका पैसा मिलता है रेगुलरली, बिकॉज बोथ दीज प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो बहुत जल्दी खराब होने वाले चीजें होते हैं, उनको ज्यादा आप रख नहीं सकते, उनका पैसा आपको रेगुलरली मिलता है। दिस इज थर्डली शुगर केन। शुगर केन को किसी ने कहा है इट इज अ पॉलिटिकल क्रॉप ऑफ इंडिया। बहुत से पैमाने पर मोर देन 80% ऑफ शुगर केन इन दिस कंट्री, द इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियंस, आइदर रूलिंग और ऑपोजिशन। यहाँ बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो फार्मर का लीडर है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका खुद का शुगर फैक्ट्री है, एंड वही आदमी असेंबली में, पार्लियामेंट में जाके शुगर केन के बारे में रूल्स बनाता है। फिर भी बिकॉज इट इज सीन एज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव क्रॉप, दूसरे क्रॉप्स को कंपेयर करें तो लमसम अमाउंट मिलता है शुगर केन में। सो ये 3-4 जो क्रॉप्स हैं या क्रॉप वैरायटीज हैं, प्रोडक्ट वैरायटीज हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शुगर केन का जो कल्टीवेशन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पर यह है, लेकिन इट इज नॉट रिटन, वो सिर्फ मुंह बोले कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ इंडिया जो पहले ऑर्डिनेंस था, अभी जो एक्ट बन गया है, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे। एक, देयर इज अ लॉन्ग टर्म लीज, देयर इज अ शॉर्ट टर्म लीज। लॉन्ग टर्म लीज में अनाज, शुगर केन एटसेट्रा, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। शॉर्ट टर्म लीज में देयर आर वेजिटेबल्स, पोल्ट्री, मिल्क एटसेट्रा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। द यील्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी और ड्यूरेशन, मतलब जितने दिन के बाद ये यील्ड आएगा, जिस क्वालिटी में आएगा और जितना आएगा क्वांटिटी, इसको पहले ही डिसाइड किया जाता है। कंपनी एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स के साथ इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है। इनका कोई आज तक लीगल मायना नहीं था, आज के बाद आएगा। इसमें 2 बातें हैं। एक साल के बाद जब तुम ये क्रॉप उगाओगे, मैं तुमको इतने प्राइस में खरीदूंगा, इतना क्वांटिटी खरीदूंगा बोल के उसमें प्रोविजन होता है। लेकिन उसमें प्रोविजो ये होता है कि अगर मेरे हिसाब का क्वालिटी नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा, या फिर उसको बी ग्रेड का प्राइस दूंगा, ए ग्रेड का प्राइस नहीं दूंगा। फार्मर चुपके ये साइन करता है। सेकेंडली, अगर वो कंपनी या तो उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदती या उसको अपने पहले हुए माने म्यूचुअल एग्रीमेंट करे हुए प्राइस नहीं देती है, तो ही कैन नॉट गो टू कोर्ट। फार्मर एसी के ऑफिस में जाएगा, हु इज कॉल्ड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट,
वो एक कमिटी में डिसीजन लेके एक अवार्ड देगा, इट इज कॉल्ड अवार्ड। उसका अपील सिर्फ डीसी के पास रहता है। जो डीसी जजमेंट देता है उसके खिलाफ it has the value, both SDM and DM both can give an order which has the importance and significance of a civil court order. उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। This is the most dangerous clause of Contract Farming Act. दूसरा, there is a lot of confusion, जमीन का राइट किसके पास रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर, इतने लोगों ने कहा है कि यहाँ लैंड लीज की बात नहीं है। लेकिन ऑर्डिनेंस में और एक्ट में नाइदर इज लैंड लीड मेंशन्ड नॉर आउटलॉड। लैंड लीज नहीं होगा बोल के उसमें प्रोविजन नहीं है, लैंड लीज रहेगा बोल के भी उसमें प्रोविजन नहीं है। जब लॉ एम्बिग्यूअस हो जाता है तो उसके मिसयूज करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी आपको बोलेगी कि मैं तुम्हारे 10 एकड़ में ये उगाऊंगा, फार्मर मोस्ट लाइकली, बिकॉज फार्मिंग इज नॉट प्रॉफिटेबल इन इंडिया, वो बोल सकता है कि देखो साहब तुम ही ले लो, तुम ही कुछ करो, यू कीप योर एक्सपर्ट्स और मैं सिर्फ पैसा लेता हूं। दिस अमाउंट्स टू टेकिंग द लैंड ऑन लीज एंड अनफॉर्चुनेटली लैंड लीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100 ईयर्स। 100 साल जब कोई फार्मर अपना लैंड कॉर्पोरेट कंपनी को दे सकता है तो मान लीजिए 4 जनरेशन ऑफ फार्मर्स विल फॉरगेट अबाउट फार्मिंग। जब आप कोई काम करते रहेंगे तो आपको वो याद रहेगा। अगर 25 ईयर्स का एक जनरेशन भी आप पकड़ेंगे तो 4 जनरेशन्स के फार्मर्स को फार्मिंग का कोई भी स्किल उनमें नहीं रहेगा, दे विल फॉरगेट इट। एक दूसरा, इवन इफ लैंड लीज इज नॉट देयर, अगर फार्मर खुद उगाता है, अगर उसको राइट प्राइस नहीं मिलता है, लेकिन वो क्रॉप शिफ्ट नहीं कर सकता। कोई भी कंपनी, अब मान लीजिए पोटैटो है, मैं पोटैटो फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करता हूं, अगर वो कंपनी मुझे अच्छा प्राइस नहीं देती है तो मैं अपना क्रॉप शिफ्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम बाउंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और शॉर्ट टर्म लीज कैन बी रिन्यूड, लॉन्ग टर्म लीज कैन ऑल्सो बी रिन्यूड। अगर फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसका इनपुट बढ़ते ही जाता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो कंपनी है वो उसी फार्मर से पैसा लेके सीड देता है, फर्टिलाइजर देता है, इंसेक्टिसाइड देता है। हिज इनपुट इज इंक्रीजिंग, हिज आउटपुट इज डिक्रीजिंग। आज ऐसा दौर आ सकता है कि देखो भाई मेरा लैंड ही तुम ले लो, यू ओन इट, आई विल सेल इट टू यू बोल के वो बेच के कुछ दूसरे काम करने का चांस है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करने से ज्यादा अच्छा है वो कोई दूसरा काम करे, वो अपना लैंड बेच दें। ये जो हमारा सिस्टम हम जो बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इन लोगों के मन में ये बहुत साल से बोलने वाली बात है कि इंडिया में टू मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, उनको फार्मिंग से बाहर लाना चाहिए और दूसरे कोई काम में लगाना चाहिए। लेकिन ये सूफी सरमद वाली बात है। अगर आप उसको आधा इंप्लीमेंट करेंगे, इट मीन्स यू टेक आउट फार्मर्स फ्रॉम फार्मिंग and you don't give them remunerative jobs, तो वो क्या करेंगे? They will either become landless laborers or they will become worse, beggars, bounded laborers or criminals. In this country जहाँ पे nearly 100 करोड़ 100 करोड़ लोग फार्मिंग में हैं, इस देश में आप एक्सेप्ट द फर्स्ट 10% ऑफ फार्मर्स जिनका लैंड होल्डिंग ज्यादा है, उनको छोड़ के बाकी सब जो 80 to 90% फार्मर्स जो हैं जिनका लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से भी कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम है, तो ये उनके लिए डेथ नेल हो जाएगा। वो अपने आप फार्मिंग छोड़ देंगे, उसी कंपनी को अपना जमीन बेच देंगे। अदरवाइज
they will take loans by pledging their land to that company. जो पहले गांव के साहूकार के साथ होता था, जो एक्सप्लॉयटेटिव इंटरेस्ट डाल के सूद के साथ वसूल करने के लिए तुला था, फार्मर उसको पैसा वापस नहीं दे सकता था, अपना जमीन बेच सकता था, ऐसी बातें कंपनी के साथ हो जाए. सो आई से दैट दिस इज द जमींदारी एक्ट ऑफ 2020. जो 1793 में हुआ था वही अब अपने ही लोगों से, तब तो ब्रिटिशों से हुआ था, अब अपने ही लोगों से लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने का, लैंडलेस लेबर बनाने का, क्रिमिनल्स बनाने का एक अटेम्प्ट है. तीसरा. चौथे, कर्नाटक की बात करते हैं. कर्नाटक में देयर आर टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन 1950, 60 एंड 70. यहाँ पे कर्नाटका लैंड सीलिंग एक्ट हुआ, कर्नाटका रेवेन्यू एक्ट हुआ, कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हुआ. इन तीनों का दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए. वन, अ फैमिली ऑफ 5 पीपल कुड नॉट ओन मोर देन 52 एकर्स ऑफ लैंड. हर एक के लिए 10 एकड़ एंड 2 एकर्स फॉर एक्स्ट्रा. ये जो सीलिंग था इसको निकाला गया है. इट इज कॉल्ड सेक्शन 79A एंड B. दूसरा, बहुत साहूकार जो आदमी था जिसका एनुअल इनकम मोर देन 2 लाख रुपीस था, वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता था. उसको पिछले गवर्नमेंट ने 25 lakhs बनाया था. उसको दिस गवर्नमेंट, एनडीए लेड गवर्नमेंट इन कर्नाटका हैज गिवन इट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1947. मतलब आप 1947 से यहाँ तक ज्यादा जमीन आपने ले रखा है और इरेगुलर है तो रेगुलर हो जाएगा. सेकेंडली, जो फार्मर नहीं था, जो फैमिली में उसका बाप फार्मर नहीं था, वो फार्मर नहीं बन सकता था. दिस वाज द सेकंड पॉइंट इन दीज 3 एक्ट्स. इसको भी निकाला गया है. उसका मतलब है कि बिकॉज इन इंडियन लॉ पर्सन बोले तो जिंदा आदमी भी है, कॉर्पोरेट कंपनी भी है. वेरी वेरी फेमस जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जहां ये बोलता है कि देयर इज अ पिटीशन, जहां ये बोला जाता है कि कंपनीज शुड बी कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन्स. क्यों? बिकॉज कंपनीज में जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स. तो जस्टिस ने कहा अगर ये लॉजिक आप एक्सटेंड करेंगे तो इफ ऑल द डायरेक्टर्स आर मैरिड द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू बी मैरिड. इस बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस लीगली बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड ए कॉर्पोरेट कंपनी. अगर जागता जिंदा इंसान लैंड ओन कर सकता है तो कंपनी भी कर सकती है आगे. और इंडिविजुअल्स को 400 एकर्स तक खरीदने का मौका दिया गया है. कंपनीज का अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर कंपनीज. कंपनी का अपर लिमिट फिक्स ही नहीं हुआ है. उसका मतलब है अगर कोई कंपनी मसलन अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, कोई भी कंपनी अगर हजारों एकड़ में लैंड खरीदेगी, फॉर एग्जाम्पल एक आइडियल विलेज आप लेंगे, यहाँ से थोड़े दूर में मेरा गांव है, द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड इन दैट विलेज इज 9000 एकर्स. एक कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन $50 बिलियन है, वो 9000 एकर्स, 9000 एकड़ खरीदने में उनको कोई टाइम नहीं मिलेगा. ऐसा दौर भी आ सकता है कि पूरे विलेजेस के मालिक एक ही प्राइवेट कंपनी होगा. एवरीबडी विल बी अ लैंडलेस लेबर इन द विलेज. सिर्फ एक ही मालिक होगा जो होगा कॉर्पोरेट कंपनी. अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट होने में क्या फर्क, प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल कंपनी बिग कंपनी में क्या फर्क है? द प्रॉब्लम इज स्मॉल कंपनी कैन बी कंटेस्टेड, बिग कंपनी कैन नॉट बी कंटेस्टेड. हिंदुस्तान का कोई भी किसान ऐसा वकील नहीं रख सकता जो एक कॉर्पोरेट कंपनी रख सकती है. जो वकील एक एक घंटे में लाखों करोड़ों की फीस लेते हैं, ऐसे वकील कॉर्पोरेट कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, स्टैंडिंग काउंसिल हैं. उनका मुकाबला कोई भी तालुक का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का कोई भी
बहुत बड़ा फार्मर नहीं कर सकता। आप एग्जाम्पल अगर लेंगे तो देर आर सेवरल केसेस ऑफ टी एस्टेट एंड कॉफी एस्टेट। टी एस्टेट और कॉफी एस्टेट के मालिक और स्मॉल फार्मर में बहुत फर्क है। टी एस्टेट के मालिक के पास अनलिमिटेड लैंड होता है। देर आर स्मॉल फार्मर्स इन कॉफी एस्टेट्स एंड टी एस्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इन कूर्ग एंड अदर प्लेसेस who have 200 acres of land। ऐसे लोग कॉफी कंपनीज के साथ, टी कंपनीज के साथ रेगुलरली अपने मुकदमा हार जाते हैं। सेवरल टाइम्स प्राइवेट कंपनीज ने टी एस्टेट और कॉफी एस्टेट खरीदे हैं अंडर स्पेशल लॉज एंड अंडर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट लॉज एंड मॉर्गेज लॉज। ये जो लड़ाई है ये डेविड एंड गोलियत की लड़ाई है। एक छोटा किसान जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, ना तो लीगल अवेयरनेस है, ना पॉलिटिकल बैकिंग है, ना गवर्नमेंट सपोर्ट है, वो कोई भी बड़ा कॉरपोरेट कंपनी के साथ उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। अब कॉरपोरेट कंपनी ऐसा क्यों करेगी? बिकॉज देयर प्राइमरी मोटो इज प्रॉफिट। वो लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं। वो ह्यूमैनिटीज के बारे में नहीं सोचते हैं, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में नहीं सोचते हैं। वो फार्मर्स की भला अपने दिमाग में रख के नहीं समझते। ये काम किसको करना था? गवर्नमेंट को करना था। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया है इन चारों एक्ट्स लाके, ऑल इंडिया लेवल पे 3 एक्ट्स लाके। दिस इज नॉट अ सेट ऑफ लॉज फॉर एम्पावरिंग फार्मर्स। ये फार्मर को बंधुआ मजदूर बनाने का, उसका सुसाइड ज्यादा करने का और फार्मर को लैंडलेस लेबर बनाने का, क्रिमिनल बनाने के तरीके हैं। हाउएवर दिस हैज टू बी काउंटर्ड हाउ। यहां 2 चीजें करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं उनमें यूनिटी नहीं रहता है, जो सिस्टम में रहते हैं उनमें बड़ा यूनिटी रहता है। लेकिन ये मौका एक है जहां पे छोटे छोटे फार्मर के साथ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा रहना चाहिए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, थर्ड जेंडर ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑल हैव टू कम टुगेदर। बिकॉज ये सिर्फ फार्मर को अफेक्ट करने वाली एक्ट नहीं है, ये पूरे सोसाइटी को, सिटीजन्स को अफेक्ट करने वाली एक्ट है। There is a very serious danger of food scarcity in this country। अगर आपने सत्यजीत रे की आसानी संकेत फिल्म देखा है तो एक गांव की कहानी है वो 1930 की। उस गांव में बहुत से अनाज होता है लेकिन वो लोग वहां छुपा के रखते हैं एंड दैट राइस इज सेंट टू ब्रिटिश आर्मी बिकॉज उनका आर्मी वर्ल्ड वॉर में भागी है। तो तब क्या होता है, पूरे गांव के लोग जंगल में जाके मट्टी में छोटे छोटे जो बीज पड़े होते हैं और ट्यूब रूट्स पड़े होते हैं उनको खाते हैं। एक ऐसा मौका आता है जहां एक छोटा लड़का मट्टी में पानी मिला के वही खा लेता एंड हाफ द विलेज इज किल्ड एंड माइंड यू देयर वाज इनफ ऑफ राइस नहीं था बोल के नहीं था, राइस था लेकिन उसको किसी और के लिए डाइवर्ट किया जाता था। अगर हिंदुस्तान को कॉरपोरेट कंपनियों ने सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर समझ के कल प्लान बना दिया, मान लीजिए अमेरिका का कोई ब्रेड इंडस्ट्री को चाहिए बोल के हिंदुस्तान का वीट वहां डाइवर्ट हो गया, तो यहाँ के लोगों को खाने को नहीं मिलेगा जहां अमेरिका वालों को मिलेगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान का फूड प्रोडक्ट बाहर देश में मोर देन डॉलर अप्रिसिएशन रेट से बिकता है। फॉर एग्जाम्पल सबको मालूम है 73-74 रुपीज का $1 है। हिंदुस्तान का प्राइस बाहर जाने से 74 टाइम्स ज्यादा होना सिंपल है। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर इंटरनेशनली फेमस डायरेक्टर थे सत्यजीत राय, उनका एक फिल्म है आसानी संकेत, वो अकाल के बारे में है फिल्म। वहाँ क्या होता है, एक गांव की कहानी है। वो गांव में सबको जितना चाहिए उतना अनाज है लेकिन उसको डाइवर्ट किया जा रहा है बिकॉज ब्रिटिश आर्मी वर्ल्ड वॉर में बिजी है।
वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनको ये अनाज दिया जाता है। लेकिन जो अनाज उगाता है फार्मर, उसको नहीं मिल रहा है। उसमें एक ऐसी टाइम आता है जहाँ लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो जंगल में जाके गिरा हुआ चीज, छोटे छोटे बीज और ट्यूबर्स वो खाते हैं। एक मौके पे एक लड़का मिट्टी में पानी मिला के उसी को खा लेता है। आधे से ज्यादा गांव वाले मर जाते हैं भूख से, कुछ लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये पूरा होता है आर्टिफिशियल स्केर्सिटी में, मतलब वहां अनाज है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एक्ट्स, जहां पे सिर्फ किसान की नहीं, भारत की फूड सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट नहीं बचाएगी, इनको कोई नहीं बचा सकता। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई कॉरपोरेट कंपनी हिंदुस्तान के सब फार्मर्स को एक टिपिकल गेहूं की वैरायटी जो यूरोप में या अमेरिका में ब्रेड बनाने के लिए चाहिए, वो कल्टीवेट करने पे मजबूर करेगी और उसको पूरा खरीद के पूरे यूरोप को जितने चाहिए, पूरे यूएस को जितने चाहिए या 10 साल के लिए चाहिए, वो सब स्टोर करके रखेगी। तो जो आदमी पैसा दे सकता है, यूरोप का या अमेरिका का आदमी जो खरीद सकता है, जिसके पास पैसा है, उसको जितना चाहिए उतना मिलेगा। लेकिन जो वो अनाज उगाता है फार्मर, उसके अपने खुद के बच्चों को नहीं मिलेगा, वो भूखे मर जाएंगे। तो दिस इज अमंग द वर्स्ट पॉसिबल सिनारियोज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। मैं चाहता हूं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोसाइटी में मेन स्ट्रीम एनजीओ के काम करते हैं, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिसेबल्ड के लिए काम करते हैं या कल्चर के लिए काम करते हैं, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थर्ड जेंडर के लिए काम करते हैं, सब मिलके, कम्युनिटी, रिलीजन, सब ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक क्रिएटिव ऑपोजिशन तैयार होना चाहिए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, नेटवर्किंग होना चाहिए। और सबसे पहले हम सबको एज एनलाइटेंड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इनको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए एंड एनालिटिकली उनको एनालाइज करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट बिल्ड बाय वोटर्स, इट इज बिल्ड बाय सिटीजन्स। मतलब हम सिर्फ वोट डाल के भूल जाए, ऐसा नहीं है। हम गवर्नेंस में भागीदारी हमारी हो, हम हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव से हमेशा सवाल करें, उनसे पूछे कि क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। सो इन दिस बैकग्राउंड वी हैव टू डेवलप अ वेरी सीरियस एंड इवॉल्व्ड सिटीजनरी। तभी हम इन सब ऐसे नेगेटिव अटेम्प्ट्स का सामना कर सकते हैं। नहीं तो ये जो बीजेपी लेड इंडिया गवर्नमेंट है, ये इसको प्रेस्टीज इशू बनाएगी। दिस विल मेक श्योर दैट जिस स्टेट्स में उनका गवर्नमेंट है वो तो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस स्टेट्स में उनका गवर्नमेंट नहीं है वो उनको मजबूर करेंगे, या तो बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स और बाय ट्विस्टिंग देयर हैंड। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का जो अरियर्स है उनको न देते हुए, या फिर अदर टैक्सिंग एट्सेट्रा उनको दिखाते हुए या न देते हुए या डिले करते हुए। They also have control, direct, indirect control in the form of governors, and they have also been able to establish some control on autonomous institutions like Finance Commission, Election Commission, Right to Information Commissioner, and even the judiciary. So, citizenry can succeed against such retrograde and regressive acts only by coming together, अंडरस्टैंडिंग एंड बाय ऑफरिंग अ क्रिएटिव ऑपोजिशन। थैंक यू वेरी मच। इतना लंबा डिस्कशन हुआ, इसमें अगर कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकलते हैं, ये सबको थिंकिंग करने में मजबूर करेगी। हम सब और एक बार मिलेंगे, इसका आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू JH and other platforms and leaders for having created this opportunity for having an interesting discussion. Thank you.